नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि गज़ल कैसे लिखे। आज हम बात करने वाले गज़ल की बारीकियों और शब्दावलियों के बारे में, जिसे हर नए शायर को अवश्य पता होना चाहिए। हमने कई बार मतला, मक्ता, बहर, मिसरा, शेर जैसे शब्दों को कई बार सुना होगा, पर बहुत से नए जो हमारे सीखने वाले दोस्त हैं, उन मित्रों को इन शब्दों के बारे में पता नहीं होता है कि भाई ये आखिर क्या है, इनका मतलब क्या होता है, इनके मायने क्या होते हैं, इनके मानी क्या होते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम गज़ल के जो बेसिक्स हमारे पास में शब्दावलियाँ रहती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस वीडियो को आप कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक जो हमारी गज़ल की शब्दावलियाँ रहती है उसके बारे में बातें करने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे मिस हो जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी इमारत को बनाने के लिए उसकी बुनियाद मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम बुनियाद की ही बात करने वाले हैं। गज़ल की इमारत हम खड़ी करने जा रहे हैं। आगे भविष्य में हमारी जो इमारत खड़ी होगी उसके लिए आज हम बुनियाद हमारी मजबूत करेंगे। तो जो भी दोस्त आज पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इस प्रकार की तमाम वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने जितने भी अन्य ज़रूरतमंद सीखने वाले मित्र हैं उन तक भी अवश्य शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जो सारी जानकारी है वे पहुंच सके। तो दोस्तों, आजकल बहुत से हमारे जो नए मित्र हैं वे लोग लेखन के प्रति बहुत रुचि ले रहे हैं, जो कि साहित्य के लिए बहुत अच्छी बात है। पर समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब हम बिना किसी अध्ययन के कुछ भी लिखना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ भी लिख देना गज़ल या शायरी या कविता नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें हमारे जो गज़ल, गीत और शायरी है उसके बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि क्या होती है गज़ल और किन शब्दों का प्रयोग आमतौर पर गज़ल में किया जाता है। सबसे पहला शब्द आता है हमारे पास में शेर, कि शेर किसे कहते हैं। तो समान रदीफ और अलग अलग काफिया लेकर एक ही बहर में लिखी गई दो पंक्तियों को हम शेर कहते हैं। एक बार फिर से देखें कि समान रदीफ और अलग अलग काफिया लेकर एक ही बहर में लिखी गई दो पंक्तियों को शेर कहते हैं। अब यहाँ हमारे पास में तीन और नए शब्द आए, रदीफ, काफिया और बहर। अब ये क्या होती है, तो रदीफ क्या होते हैं अब हम देखते हैं। तो एक ही गजल के सभी शेर के अंत में एक समान लिखे जाने वाले शब्दों का समूह रदीफ कहलाता है, जिसे हिंदी में हम समांत भी कह सकते हैं। एक गजल के सभी शेर के अंत में एक समान लिखे जाने वाले शब्द समूह को हम रदीफ कहते हैं। अब बात आती है काफिया की, कि काफिया क्या होते हैं। तो रदीफ के बिल्कुल पहले के वो शब्द जो हर शेर में बदलते हैं और जिनकी तूक हमारे पास में एक जैसी रहती है, वह काफिया कहलाता है, जिसे हिंदी में हम तुकांत भी कह सकते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि भाई रदीफ और काफिया क्या होता है। आपने एक गीत सुना होगा कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों पंक्तियों को अंत कहाँ पर हो रहा है। एक पंक्ति, पहली पंक्ति का अंत हो रहा है कि हर पल ये कहना चाहिए, और दूसरी पंक्ति में आ रहा है भारत ये रहना चाहिए, मतलब कहना चाहिए और रहना चाहिए। इन दोनों में जो समान शब्द आया है वह है चाहिए। तो हमारे पास में चाहिए रदीफ हो जाएगा, और कहना और रहना ये हमारे पास में काफिया कहलाएगा। आशा करता हूँ इस उदाहरण से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि रदीफ और काफिया क्या होते हैं और इसे कैसे प्रयोग करते हैं। हमारे पास में कई प्रकार के ये रदीफ और काफिया भी रहते हैं, वो आगे हम एक अलग से वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के रहते हैं। अभी हम बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। एक और शब्द आता है हमारे पास में अशआर। कई शायरों के मुंह से आपने सुना होगा कि चंद अशआर आपके सामने में रख रहा हूँ। तो अशआर कुछ नहीं होते हैं, हमारे पास में जो शेर रहते हैं, शेर के बहुवचन को हम अशआर कहते हैं। मतलब कि यदि किसी शायर ने कहा है कि चंद अशआर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि वह दो या दो से अधिक शेर आपके सामने पढ़ने वाले हैं। अगला शब्द आता है हमारे पास में मिसरा। तो शेर की जो प्रत्येक पंक्ति रहती है
उसे हम मिसरा कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि एक शेर में हमारे पास में 2 मिसरे होते हैं। तो ये हमारे पास में मिसरा हुआ। अब मिसरे के साथ में ही हमारे पास में एक शब्द और आता है कि मिसराए उला और मिसराए सानी। अब भाई उला और सानी क्या होते हैं? तो उला का शाब्दिक अर्थ हमारे पास में होता है कि पहला, और सानी का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरा। इसका मतलब यह है कि किसी भी शेर की जो पहली पंक्ति रहती है वह हमारे पास में मिसराए उला कहलाती है, और जो दूसरी पंक्ति रहती है वह मिसराए सानी कहलाती है। इसी प्रकार एक और शब्द आता है मिसरैन। तो मिसरैन का अर्थ होता है कि 2 मिसरे, या हम यह भी कह सकते हैं कि एक शेर में हमारे पास में 2 मिसरे होते हैं, उन 2 मिसरों को हम मिसरैन भी कह सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक सुना जाने वाला शब्द मतला। कई शायरों के मुंह से आपने सुना होगा कि एक मतला 2 शेर आप सभी के बीच में रख रहा हूं। तो मतला क्या होता है? गजल का सबसे पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया लिया जाता है उसे हम मतला कहते हैं। एक बार फिर से सुने कि गजल का सबसे पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया लिया जाता है उसे हम मतला कहते हैं। अब आम तौर पर एक गजल में एक ही मतला होता है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा मतले भी ले सकते हैं, पर जो पहला मतला रहेगा वो हमारे पास मुख्य मतला रहेगा, और जो दूसरा मतला रहता है उसे हम हुस्ने मतला कहते हैं। यानी कि एक गज़ल में एक से ज़्यादा शेर जिसमें रदीफ और काफिया दोनों मिसरों में लिया गया हो, वह शेर हमारे पास में हुस्ने मतला कहलाते हैं। अब हमारे पास में अगला शब्द आता है मक्ता। तो गज़ल का सबसे आखिरी शेर हमारे पास में मक्ता कहलाता है। इस शेर में शायर कभी कभी अपना तखल्लुस भी प्रयोग करते हैं, हालांकि यह ज़रूरी नहीं है, पर आम तौर पर ऐसा बहुत से शायर करते हैं। अब यहाँ पर एक और नया शब्द हमारे सामने आया कि तखल्लुस क्या होता है। तो किसी भी शायर या कवि का जो उपनाम होता है वह तखल्लुस कहलाता है। कई शायर शायरा अपने शहरों के नाम पर भी अपना तखल्लुस रखते हैं, जैसे कि दहलवी हो गया, लखनवी हो गया, भोपाली हो गया, और कुछ शायर अपने नाम के हिसाब से भी अपना तखल्लुस रखते हैं। जैसे मेरा खुद का तखल्लुस है हिंद, हिमांशु हिंद। तो यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हुए मैंने हिमांशु और हिंद को यहाँ पर अपना तखल्लुस बनाया है। और गज़ल की सबसे महत्वपूर्ण बात अब हमारे सामने शब्दावली अब आ रही है, जिसे हम कहते हैं बहर। प्रत्येक गज़ल में, प्रत्येक शेर में बहर का होना बहुत आवश्यक होता है। अगर आपने बहर का प्रयोग करते हुए शेर लिखे हैं तभी वो आपकी एक मुकम्मल गज़ल मानी जाएगी। तो बहर क्या होती है कि शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अंतराल के बाद में रिपीट होता हो, वह हमारे पास में बहर कहलाता है। शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अंतराल के बाद में रिपीट होता हो वह बहर कहलाता है। और उर्दू में हमारे पास में उर्दू गज़ल की यदि हम बात करें तो लगभग 32 प्रकार की हमारे पास में बहर होती है, जिसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि पूरा क्लेरिफिकेशन हो सके कि भाई किस बहर को हम किस तरह से लिख सकते हैं। बहर को हिंदी में यदि हम बात करें तो हम इसे छंद भी कह सकते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसे हम मीटर भी कह सकते हैं। इसके लिए पहले ही एक मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूं, तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हमारे पास में छंद क्या होते हैं, मीटर क्या होते हैं, मात्रा भार क्या होती है, बहर क्या होती है। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण जो आज का हमारा विषय है कि गज़ल, आओ गज़ल सीखे। तो गज़ल क्या होती है? गज़ल की यदि हम परिभाषा देखें तो एक जैसे रदीफ और अलग अलग काफियों के द्वारा एक ही बहर में लिखे गए अशार के समूह को हम गज़ल कहते हैं। एक जैसे रदीफ और अलग अलग काफियों के द्वारा एक ही बहर में लिखे गए अशार के समूह को हम गज़ल कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कुछ बेसिक हमारे कीवर्ड रहते हैं, बेसिक शब्दावलियाँ रहती है गज़ल से संबंधित,
उनके बारे में हमने बात करी। कुछ और शब्द हमारे पास में बचे हुए जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा कि हमारे पास में और किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पास में सबसे बेसिक थी, तो बेसिक कंसेप्ट हमारे आशा करता हूँ कि आज क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और कमेंट करें, और यदि आपको लगता है कि अन्य ज़रूरतमंदों तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए तो आप शेयर बटन को प्रेस करके उन ज़रूरतमंदों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उन तक भी ये तमाम प्रकार की जानकारियाँ पहुंच सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मैं फिर मिलता हूं किसी अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।